कक्षा 6 अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अकेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे या कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख साल पहले बहुत से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उगाया गया वे विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही अन्य अन्य राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और कभी सेनाएं एक दूसरे से स्थान दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में इसके साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मानचित्र 1। दक्षिण एशिया। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। यहाँ पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यहाँ के लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों तक से लोग
पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, जहाँ प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताओं तथा नाटक भी हैं और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण के मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ इस प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति से होने वाली छानबीन, खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। यहाँ इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में शेष रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होने वाले अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए
पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुमसे तिथियों के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। शायद ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ और उनके लिए किस तरह अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। अन्यंत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। इन अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं, लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रसोट्टा नामक एक कस्बा है, जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकें। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।